आइए हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। नाम लीजिएगा, ऑक्सीकरण बोले, उपचयन, अपचायक, अपकारक या ऑक्सीडेशन। इधर हो जाएगा अपकरण, अपचयन, उपचायक, ऑक्सीकारक, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ इसमें होता है ऑक्सीजन जुटता। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है जैसे में क्या होता है ना कि जिसका संख्या ज़्यादा रहे उसका नाम हम लोग देते हैं। जैसे में हमें एक तरह से लेते हैं, आप यहाँ जात पात नहीं लीजिए। जैसे में हो जाता है कहीं कहीं देखिए यादव टोला, इसका कहने का मतलब यादव की संख्या ज़्यादा है, तो ऑक्सीकरण संख्या, इसका कहने का मतलब ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है, तो इधर क्या हो जाता है ऑक्सीजन जुटता और इधर ऑक्सीजन घटता। यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा घटता, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन जुटता, और जहाँ हाइड्रोजन जुटेगा उधर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। जहाँ हाइड्रोजन जुटता उधर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा, और जहाँ हाइड्रोजन घटता उधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। इधर देखिएगा हाइड्रोजन घटता यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता, और इधर हाइड्रोजन जुटता यानी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता। तो आपसे इतना प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होता है तो उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं नीतीश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं स्टडी लिंक में। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, धातु और अधातु संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा या आपसे एग्जाम में पूछेगा उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ा दिया गया, तो आप पार्ट 1 से नहीं देखें तो पार्ट 1 से जाकर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग सीधा प्रश्नों को शुरू करते हैं, और आपको हम लास्ट में जो भी बताना होगा आपको हम लास्ट में 1-2 मिनट बता देंगे। अभी हम लोग सीधा प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है। तो भूपर्पट्टी से पूछता है तो यहाँ से आपको प्रश्न पूछ लेता है। तो ये हम आपको इसको पहले बता देते कि भूपर्पट्टी में किस तरह से आपको क्या क्या प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछा भूपर्पट्टी में, तो यहाँ हेडिंग दीजिए भूपर्पट्टी में। तो भूपर्पट्टी में क्या क्या पाया जाता है, सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe, Ca, Na। इतना से ही आपको प्रश्न पूछेगा। उसमें से आपको क्या क्या याद रखना वो भी बता दे रहे हैं। भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद Fe यानी लोहा, उसके बाद Ca बोले तो कैल्शियम, उसके बाद Na यानी सोडियम। ये जो है आपका तत्वों का क्रम है। भूपर्पट्टी पे तत्वों का क्रम, ये भूपर्पट्टी पे क्या है, तत्वों का क्रम है। तो भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाले तत्व है, लेकिन आपको मालूम होगा ऑक्सीजन है जो क्या है, अधातु है। ऑक्सीजन अधातु, ऑक्सीजन आपका क्या हो जाएगा, अधातु होगा। कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन अधातु। सिलिकॉन आपको मालूम होगा कि उपधातु है। बिल्कुल आराम से आपको एकदम सारा डॉट हम क्लियर कर दे रहे हैं कि किस तरह से आपसे प्रश्न पूछेगा। उपधातु, और जो बाकी इधर हो गया Al, Fe यानी एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम, ये सब क्या है, ये आपका हो जाएगा धातु। ये सब क्या हो जाएगा, धातु। तो अगर आपसे पूछते, तत्व कहने का मतलब है कि अधातु, उपधातु और धातु सभी आ जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाला सर्वाधिक, भूपर्पट्टी पे कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तत्व कहने का मतलब इस सभी में से आपको मिला के बोलना, मतलब अधातु, उपधातु और धातु में से सभी में से आपको मिलाकर बताना, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अगर पूछेगा तत्व भूपर्पट्टी पे कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो ऑक्सीजन हो जाएगा आंसर। अगर
लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि भूप्रपट्टी पे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, तो इसका कहने का मतलब आपको धातु में से सिर्फ बताना है। तो जो पहला ऑक्सीजन है अधातु है, जो सिलिकॉन है उपधातु है, तो धातु कहने का मतलब एल्युमिनियम से। तो अगर आपसे पूछेगा धातु तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। अगर एल्युमिनियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो Fe लोहा, उसके बाद नहीं रहेगा तो कैल्शियम। अब दो याद रखें, एल्युमिनियम और Fe। तो सर्वाधिक अगर पूछेगा धातु तो एल्युमिनियम। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सा पाया जाता है भूप्रपट्टी में, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन यानी SI। आई होप कि आपको समझ में आ गया। देखिए एक बार फिर से आप समझिए, अगर पूछेगा धातु, धातु कहने का मतलब है कि अगर पूछेगा तत्व, तो तत्व कहने का मतलब कि धातु, अधातु, उपधातु सभी में से आपको बताना है। तो तत्व कहने का मतलब है कि सभी में से आपको बताना। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है भूप्रपट्टी में, तो ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद Fe, उसके बाद Ca यानी कैल्शियम, उसके बाद सोडियम। ये आपका तत्व का क्रम है। लेकिन तत्व में जो अगर आपसे पूछेगा अधातु तो ऑक्सीजन बताइएगा, उपधातु पूछेगा तो सिलिकॉन, और धातु में पूछेगा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है तो एल्युमिनियम। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको प्रश्न पे ले चलते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है। इसका कहने का मतलब आपको सभी में से मिलाकर बताना है। यहाँ तत्व या धातु या अधातु ऐसा मेंशन नहीं किया। तो देखिए जो पहला ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तत्व कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद क्या, सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन आंसर आता तो सिलिकॉन मारते हैं। पहला ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन आंसर लगाएंगे। सिलिकॉन, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकॉन। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया OSiAl FeCa Na। आपको क्रम बताए। तो इसमें आप देखिए भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है, सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली यानी तत्व में से बात करता। ऑक्सीजन ऑप्शन में है, नहीं है। सिलिकॉन है, नहीं है। एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम को मार दीजिए। अगर एल्युमिनियम भी ऑप्शन में नहीं रहता तो इसके बाद क्या होता है, लोहा होता है। तो लोहा को मारते हैं तो ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। भूप्रपट्टी में पाए जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा, मतलब दूसरा तत्व सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दूसरा। तो पहला तो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सिलिकॉन, और तीसरा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। तत्व का क्रम है। लेकिन तो तत्व में दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा सर्वाधिक मात्रा में, तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न में चलते हैं। डॉट पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है। देखिए आपसे धातु पूछा तो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। और एल्युमिनियम क्या धातु है। अगर पूछता कि कौन सा अधातु सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तो ऑक्सीजन, उपधातु पूछता तो सिलिकॉन, और धातु पूछता तो एल्युमिनियम। अगर तत्व पूछेगा तो भी ऑक्सीजन होगा, और धातु पूछेगा तो भी ऑक्सीजन होगा, क्योंकि तत्व के क्रम में भी ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु, धातु में क्या आता है, एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, Fe, उसके बाद क्या होता है, Ca, उसके बाद क्या होता है, Na। यहाँ से आपका तत्व का क्रम है, तो ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। मतलब इसका कहने का मतलब है आपको बताना, पार्थिव कहने का मतलब है क्षारीय मृदा धातु नहीं है, बताना आपको। पार्थिव कहने का मतलब क्षारीय मृदा धातु कौन नहीं है से आपको बताना। आप ध्यान से देखें, नहीं को बताना। तो हम आपको जब से आपको स्टार्ट किया क्लास तब से हम आपको बता रहे हैं कि पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और लास्ट के हो जाएगा 17 नंबर 18 नंबर वर्ग। याद रखना, इसको फर्स्ट ए भी बोलते हैं, और इसको सेकेंड है, इसको सेवेंथ है, और इसको 8 है। फर्स्ट ए को बोलते हैं, मतलब पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा नंबर वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, और 7th ए यानी 17 नंबर वर्ग को बोलते हैं हाइड्रोजन, और 18 नंबर यानी 8 ए को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय गैस या नोवेल गैस या आदर्श गैस। तो इसको बताना आपको कि आपसे प्रश्न पूछा क्षारीय मृदा धातु नहीं है, कहने का मतलब इसको सेकेंड ए को बोलते हैं, मतलब दूसरा नंबर वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो कौन
है जो क्षारीय मृदा धातु नहीं है, कहने का मतलब दूसरा नंबर वर्ग का नहीं है, सेकेंड वर्ग का, यही आपसे प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है, इसका कहने का मतलब क्षारीय मृदा धातु नहीं है, यानी दूसरा वर्ग का नहीं है। तो आपको मालूम हुआ बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इतना आपको मालूम है कि सोडियम है जो पहला वर्ग का, आपको एकदम जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 17 नंबर और 18 नंबर वर्ग, इतना आपको याद रहना चाहिए। तो आपको ये मालूम है कि सोडियम है जो कहाँ पहला वर्ग में पाया जाता है, और पहला वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षारीय धातु बोलते हैं पहला वर्ग को, और सोडियम है पहला वर्ग में। तो यहाँ पूछा क्षारीय मृदा धातु कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब सोडियम। सोडियम है जो क्या है, क्षारीय धातु है। आप यहाँ देख सकते हैं सोडियम है जो क्या है, क्षारीय धातु है। देखिए सोडियम आपका हो गया किस वर्ग में आता है, पहला वर्ग में, ये आपका हो जाएगा सोडियम यानी क्षारीय धातु। अगर आप क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु में कंफ्यूज करते हैं तो आप देखिए पहला वर्ग को बोलते हैं क्षारीय धातु, दूसरा वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो आप अगर क्षारीय मृदा धातु लिखेगा तो क्षारीय धातु से बड़ा लिखेगा, तो यानी कहने का मतलब क्षारीय मृदा धातु यानी सेकेंड ए का है और क्षारीय धातु फर्स्ट ए का है। अगला प्रश्न है, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बोलिए या Na। तो सोडियम क्या है, क्षारीय धातु है। डॉट प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो हम आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ा चुके हैं, अगर आप थ्योरी पार्ट देखोगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। तो आपको मालूम है कि सोना और Ag और कभी कभी प्लेटिनम में पूछ, पारा भी पूछ देगा यानी Hg। तो ये सब कभी कभी प्लेटिनम में पूछ देता, बहुत रीडर केस में आप एग्जाम दीजिएगा, जनरली ऐसे नहीं पूछता लेकिन पूछ देता, तो आप उसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मास्टर साहब फंस जाएंगे अगर आप प्लेटिनम पूछ देगा तो प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है। तो कौन कौन पाया जाता है, Au बोले तो सोना, Ag बोले तो चांदी और Hg बोले तो पारा। यहाँ देखिए ऑप्शन में कौन सा, तो Ag है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है, नोवेल धातु है। देखिए नोवेल गैस अलग है और नोवेल धातु अलग है, तो हम लोग नोवेल धातु किसको बोलते हैं, देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नोवेल धातु। इसको क्या बोलते हैं, नोवेल धातु या सिक्का धातु। तो नोवेल धातु में कौन कौन आता है, तो नोवेल धातु में आ जाएगा आपका Au, Ag, Cu, कॉपर, ये सब क्या है, नोवेल धातु बोलिए या सिक्का धातु बोलिए, सिक्का, इसी को सिक्का धातु भी पूछ लेते हैं कभी कभी, सिक्का धातु, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोवेल यानी उत्कृष्ट गैस। सॉरी उत्कृष्ट गैस नहीं, उत्कृष्ट गैस अलग है, आप इसको एकदम अच्छे तरह से ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछे एकदम ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि उत्कृष्ट गैस पूछ रहा है या उत्कृष्ट धातु पूछ रहा है। धातु पूछेगा तो Au, Ag, Cu में से कोई होगा, यानी चांदी, सोना, कॉपर, ये सब तीनों में से कोई होगा। और आपको पता होगा कि जो धातु बताया उत्कृष्ट गैस, आपको मालूम है कि किस वर्ग में पाया जाता है, 18 नंबर वर्ग में पाया जाता है, और इसी को सिक्का धातु भी कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में दे रहा लोहा, बी में दे रहा चांदी, सी में कांस्य दे रहा और डी में एल्युमिनियम। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चांदी, कि उत्कृष्ट धातु है, कहने का मतलब चांदी। कोई भी तीन में से ऑप्शन देगा। अगला प्रश्न चलते हैं, चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु काटा जाता है। आपको मालूम है बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सोडियम को। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है। सर्वश्रेष्ठ चालक की बात करेगा तो आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत के सर्वश्रेष्ठ चालक है, तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम। तो आप याद रखिएगा Ag, उसके बाद कॉपर, तो इसमें क्या तांबा और चांदी दोनों है, तो ऑप्शन पहला जो होगा डी नंबर होगा, अगर डी नहीं रहता तो ए नंबर होता। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। तो आघात वर्धनीय में आपको याद रखना चाहिए कि सबसे आघात वर्धनीय जो Au है, उसके बाद Ag है, उसके बाद Cu है। लेकिन मास्टर साहब तब फंस जाएंगे जब पूछ देगा प्लेटिनम कि सर आप तो प्लेटिनम को बताए ही नहीं, तो आप प्लेटिनम को भी ध्यान में दीजिएगा। ऑप्शन में इसे आपको देगा नहीं, लेकिन कभी कभी दे देता है,
तो अगर प्लेटिनम भी देगा ना तो तीनों से भी अधिक, सोना से भी अधिक प्लेटिनम आघात वर्णीय और तन्य है, इसलिए सोना से भी ज़्यादा महंगा मिलता है प्लेटिनम। लेकिन आपको ये देगा नहीं तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा, कभी कभी दे देता तो आपको इतना ही याद रखना है, यही यानी सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर, सबसे अधिक सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद कॉपर। तो यहाँ ऑप्शन दिया निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्णीय है? एन बोले तो सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, और डी में दिया चांदी, तो ऑप्शन नंबर डी चांदी होता। अगर सोना देता तो सोना आंसर होता, प्लेटिनम देता तो प्लेटिनम आंसर होता पहला। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो अभी आपको तुरंत बताया कि मुक्त अवस्था में कौन कौन पाया जाएगा, तो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, ये आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया गया था। एयू यानी सोना, चांदी, Hg, पारा, प्लेटिनम भी देगा ऑप्शन में कभी कभी, तो आप इसको भी ध्यान में दीजिएगा, प्लेटिनम भी दे देगा। मुक्त अवस्था कहने का मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील, अगर सबसे कम अभिक्रियाशील पूछेगा तो सबसे कम अभिक्रियाशील है सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद Hg बोले तो पारा। तो जो मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा? जो अभिक्रिया नहीं करेगा किसी से, मतलब छोड़ दीजिए उसको खुले में, किसी से अभिक्रिया नहीं करेगा, तब इसको ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोडियम, सोडियम इतना अभिक्रिया करता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो ये तो ऐसा ही आग लग जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबाकर सोडियम और पोटेशियम को। तो ऑप्शन डी दे कैल्शियम, ए भी कर लगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सोना। निम्न में से आघात वर्णीय धातु कौन सी है? सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर। तो सिल्वर भी दिया और सोना भी दिया, तो सोना सबसे अधिक है, उसके बाद सिल्वर हो जाएगा यानी चांदी, उसके बाद कॉपर। लेकिन प्लेटिनम ऑप्शन यहाँ देता और सोना भी, तो प्लेटिनम मारते क्योंकि सोना से भी अधिक आघात वर्णीय है प्लेटिनम। अगला प्रश्न पे चलते हैं, डॉट सबसे अधिक तन्य धातु है, तो सबसे अधिक तन्य क्या है? सोना, उसके बाद Ag यानी चांदी, उसके बाद कॉपर। ये आपको याद रहना चाहिए। और इससे भी अधिक, सोना से भी अधिक कौन है? प्लेटिनम। तो ऑप्शन में देता लेकिन बहुत ही कम एरर केस में ही देता है, तो आप इसको ध्यान में सिर्फ खाली रखिएगा कि प्लेटिनम कहीं ऑप्शन में तो नहीं है। डॉट डॉट सबसे अधिकतम तन्य धातु है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यानी सोना। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो इतना आपको मालूम होगा, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कौन है? कैल्शियम। तो अभी इसको ध्यान दीजिए, कंपेयर तो दो आपको याद रहना चाहिए। तो इसको अगर हम लोग ठंडे पानी में भी रखेंगे ना, तो इसको हम कहाँ रखते हैं? आपको मालूम, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, इसलिए क्योंकि ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है, या तो खुला में रखिए, तो पानी में रखिए, तो ठंडा पानी में रखिए, गर्म पानी में अभिक्रिया कर लेगा, इसलिए हम लोग कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। तो बोल रहा निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? तो ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। इसको कहाँ रखते हैं? पोटेशियम को केरोसिन तेल में, सोडियम पोटेशियम को। निम्न में से किसे पीटकर पतले चादर बनाया जा सकते हैं? तो आपको मालूम है कि हम लोग आघात वर्णीय कौन होता है, धातु या अधातु? तो धातु होता है आघात वर्णीय, तो आपको ही बताना है कि किसको पीट कर चादर बना सकते हैं। तो जो धातु रहेगा तो आपको धातु को चुनना। नाइट्रोजन ये अधातु है, सल्फर ये भी अधातु है, लोहा और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु है, तो लोहा आपको मालूम हुआ कि धातु है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, डॉट सबसे हल्की धातु है। अगर सबसे हल्की तत्व पूछेगा तो हाइड्रोजन, अगर सबसे हल्की तत्व पूछता है तो ऑप्शन आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। लेकिन धातु पूछता है तो क्या होगा? लिथियम, ऑप्शन नंबर बी Li। और सबसे हल्की तत्व पूछेगा तब ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन, सबसे हल्की तत्व है हाइड्रोजन, लेकिन सबसे हल्की धातु पूछता है तो लिथियम। अगला प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से किसकी आघात वर्णीयता अधिकतम है? अधिकतम किसका? सोना का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे, जंगरोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो हम आपको बताए थे जब थ्योरी पार्ट में, क्या स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? तो उसमें होता है निकिल, Fe बोले तो लोहा, और क्रोमियम बोले तो Cr। तो जंगरोधी बनाने के लिए हम लोग क्रोमियम को मिलाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि जंगरोधी बनाने के लिए किसको मिलाते हैं, तो क्रोमियम को, और कठोर बनाने के लिए कार्बन। जंगरोधी
जंगरोधी बनाने के लिए हम किसको मिलाते हैं? क्रोमियम को। और कठोर बनाने के लिए किसको मिलाते हैं? कार्बन को। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन में ये भी प्रश्न है कि जंगरोधी बनाने के लिए किसको मिलाते हैं, क्रोमियम ऑप्शन में नहीं रहेगा तो कार्बन को लगा सकते हैं, क्योंकि जो कठोर होगा वो जंगरोधी होगा ही। लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों है कि अगर और जंगरोधी पूछा है तो क्रोमियम ही मारिएगा कि जंगरोधी बनाने के लिए किसको मिलाते हैं, तो कार्बन को। और कठोर बनाने के लिए जंगरोधी बनाने के लिए क्रोमियम को और कठोर बनाने के लिए कार्बन को। तो यहाँ प्रश्न में पूछा कि जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो कौन कौन सा तत्व उपस्थित है? निकिल है, लोहा है, क्रोमियम है। तो कौन नहीं इससे पूछा? तो लोहा तो होता है, क्रोमियम भी होता है, निकिल भी होता है, तो टंगस्टन नहीं होता। इसका सही जवाब क्या था? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी होता है? तो किस कारणवश होता है? तो क्रोमियम हम मिलाते हैं जंगरोधी बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। और अगर कठोर पूछेगा तो कार्बन को। तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डॉट तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबा बोले तो Zn, जस्ता तांबा बोले तो Zn नहीं, तांबा होता है Cu यानी कॉपर, और जस्ता बोले यानी जिंक यानी Zn। कांस्य धातु में क्या क्या होता है? तांबा होता है यानी कॉपर, जस्ता होता है यानी Zn यानी जिंक होता है, और साथ में क्या होता है? टिन यानी एसेन। इसको हम लोग मिलाकर क्या बनाते हैं? कांस्य बनाते हैं। तो लिख रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए डॉट तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबा और जस्ता तो दे दिया, यानी टीन नहीं दिया, तो टीन को जोड़ा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, टीन को जोड़ा जाता है। मिश्रण भी पूछ लेते कि कांस्य किसका मिश्रण है, या किसका मिश्र धातु है? तो आप इसको ध्यान दीजिए, किसका मतलब मिश्रण है। डॉट अम्लगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु है। तो पारा है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में भी पाया जाता है और अम्लगन में अनिवार्य रूप से ये पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होते हैं? तभी आपको तुरंत बताया था कि पारा और एक होता है ब्रोमीन। दो ही ऐसे तत्व है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। फर्स्ट होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ब्रोमीन अधातु। अगर आपसे पूछेगा पारा तो ये आपका हो जाएगा धातु। तो प्रश्न पूछेगा वैसा कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो पारा। अगर पूछेगा वैसा कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। तो आप इसको ध्यान दीजिए। देखिए, छोटा धातु है जो छोटा है और पारा भी छोटा है, तो छोटा वाला को छोटा के साथ, और यहाँ देखिए ब्रोमीन भी बड़ा और धातु भी बड़ा, तो बड़ा वाला को बड़ा के साथ। दो ही है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो छोटा वाला को छोटा के साथ मिला देना, बड़ा वाला को बड़ा के साथ। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है, यानी द्रव रूप में? तो धातु पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी, पारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशीलता हम आपको बताएं, सबसे कम है अभिक्रियाशील सोना, उसके बाद चांदी, उसके बाद पारा यानी Hg। तो इसमें देखिए ऑप्शन सोना है तो सोना नहीं है, चांदी है चांदी भी नहीं है, यानी Hg यानी पारा, ऑप्शन नंबर बी सबसे कम अभिक्रियाशील है। अगर सोना देते तो सोना आंसर होता, अगर सोना नहीं रहता तो चांदी रहता तो चांदी आंसर होता, लेकिन चांदी नहीं है और पारा है तो पारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु है? तो सबसे तन्य पूछेगा तो Au यानी सोना, उसके बाद Ag यानी चांदी, उसके बाद कॉपर यानी Cu। लेकिन प्लेटिनम भी अगर ऑप्शन में देगा तो आपको ध्यान देना कि प्लेटिनम सबसे अधिक है, लेकिन ऑप्शन में देता नहीं है, कभी कभी दे सकता है, तो आप इसको ध्यान में सिर्फ आपको रखना है। तो सबसे तन्य धातु तो यानी Au यानी सोना, ऑप्शन नंबर सी। गैल्वेनाइड लोहा क्या होता है? आपको मालूम है कि लोहा पे जिंक को परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो स्टील का एक रूप है जिंक लेपित लोहा, कच्चा लोहा, खनिज लोहा। तो लोहा पे जिंक का परत चढ़ाना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक लेपित लोहा यानी लोहा पे जिंक का परत, ऑप्शन नंबर बी। धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो आपको मालूम है दो ही धातु है, एक गैलियम और एक सीजियम है।
ये आपको थ्योरी पार्ट में भी बताया गया था। गैलियम, तो एक गैलियम तो ऑप्शन में है और एक कौन सा है, सीजियम। सीजियम दो है जो क्या होता है, हथेली पर पिघल जाता है। डॉट डॉट धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, तो गैलियम और सीजियम। तो ऑप्शन में क्या है, बी गैलियम, तो गैलियम को मारिए, ऑप्शन नंबर बी, कोई दो में से एक ऑप्शन में रहेगा। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न यदि आज का प्रश्न जो था आपका समाप्त हो गया, और धातु अधातु से जितना भी मैक्सिमम प्रश्न आपका बना आपको करा दिए। और कभी कभी अगर आपको डाउट लगता है या किसी प्रश्न में आपको समझ नहीं आता है, तो अगर आप कंफ्यूज कर जाते हैं तो आप उसको कन्फ्यूजन होने दीजिए, क्योंकि आपका जब तक आप कंफ्यूज नहीं करिएगा तब तक आप क्लियर उसको नहीं कर पाइएगा। तो कन्फ्यूजन होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे आपका टॉपिक आएगा और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आपका कन्फ्यूजन दूर होता जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर में आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हो सकता। जैसे मैं आपको बताया था कक्षाओं की संख्या निकालने के लिए, तो कभी कभी आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको हम डिटेल से कहाँ बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बताएंगे तो आपको बताएं। एक स्पेशल टॉपिक ही हम लोग इसको करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्पेशल वीडियो आपको बना के प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इससे केमिस्ट्री का 20% कवर होता है। तो हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कक्षा और उपकक्षा जो भी होता है, वर्ग हो गया, समूह हो गया, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरह से वहाँ समझ में आएगा। तो अगर आप कंफ्यूज करते हैं तो इसको टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ आप रेगुलर वीडियो को देखिए, और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा प्रश्न दिया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, तो एक सेकेंड चैनल जिसका नाम है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास, वहाँ से जाकर आप मैथ को पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम आप पढ़कर एक बार देखिए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।